बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे दो अहम इशूज़ के हवाले से। काज़ी फ़ाज़ीसा साहब और अतर मिनल्ला साहब चूँकि एक ही बेंच का हिस्सा थे, और जब हम बात करते हैं माजी की, जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पर तकसीम का इल्ज़ाम लगता था और उसमें उमर अता बंदयाल ग्रुप और काज़ी फ़ाज़ीसा ग्रुप का एक गलत बेबुनियाद एक इल्ज़ाम लगाया जाता था, या बात की जाती थी, या अफवाह आप कह सकते हैं, अफवाह लगाई जाती थी, तो उस वक्त भी हम तो ये समझते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान एक इदारा है और उसमें तकसीम नहीं हो सकती। बहरहाल, तो अतर मिनल्ला साहब को उन अफवाहों में काज़ी फ़ाज़ीसा ग्रुप का हिस्सा समझा जाता था। फिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि काज़ी फ़ाज़ीसा साहब ने आहिस्ता आहिस्ता अतर मिनल्ला साहब ने जब बोलना शुरू किया, काज़ी फ़ाज़ीसा साहब के ये जो पौने 3 माह हो चुके हैं बतौर उनको, ये 17 दिसंबर को उनके 3 माह मुकम्मल हो जाएंगे, तो उनके जो 3 माह हैं, जिस तरीके से उन्होंने मामलात को चलाया और जिस तरीके से उन्होंने चीज़ों को लेके चले, तो वो इस बात का सबूत है कि ये मामला किसी और तरफ जा रहा है, और ये मामला जो है वो कोई इख्तलाफ है। और इख्तलाफ सिर्फ ये है कि अतर मिनल्ला साहब को बोलने की आदत है, और जब दो बोलने वाले आ जाएं तो फिर ये मामलात नहीं चलते। उमर अता बंदयाल साहब अक्सर केसेस में अतर मिनल्ला साहब को अपने साथ बिठाते थे, चूँकि उमर अता बंदयाल बड़े हौसले वाले और बर्दाश्त वाले थे, वो बर्दाश्त कर जाते थे। अब ये बेसिकली उस दिन मामला शुरू हुआ, और उसके बाद 4 अहम बेंच बने हैं, जिसमें एक 9 रुकनी बेंच भी है। उसके बावजूद अतर मिनल्ला उन बेंच में शामिल नहीं है, जिसको काज़ी फ़ाज़ीसा साहब लीड कर रहे हैं। ये हुआ मामला परवेज़ मुशर्रफ की जो अपीलें थीं, 4 रुकनी बेंच था, खसूसी बेंच बनाया गया था। उस 4 रुकनी बेंच में अतर मिनल्ला साहब ने ऐसी कौन सी बात की थी कि जिसके बाद जो सुप्रीम कोर्ट को कवर करने वाले साफ़ी हैं, उन्होंने इस पर बात करना शुरू कर दी कि ये कहीं ना कहीं जो उनको बोलने की वजह से और उनका जो बेबाक आइन और कानून के मुताबिक बात करने का एक अपना एक रवैया है, उसको मद्देनज़र रखते हुए ये सारा मामला हुआ, और उसकी वजह से बेंचों में शामिल ना हुए। अब वो पहले मैं आपको बता देता हूँ कि 2-3 जो गुज़श्ता समाअत थी परवेज़ मुशर्रफ अपील की, जिसके बाद फिर वो 21-22 जनवरी के लिए एक दफ़ा तो डायरेक्ट लाहौर हाई कोर्ट के ने जो खसूसी अदालत को कलअदम करार दिया था मज़ाहिर नकवी बेंच ने, उसका रिकॉर्ड यहाँ तक कि बेंच की तश्कील का रिकॉर्ड भी मंगवा लिया था। लेकिन फिर अचानक ऐसा क्या हुआ था कि वो केस डायरेक्ट जो है वो 1.5-2 माह की तारीख दे दी गई थी। वो ये बेसिकली अतर मिनल्ला साहब ने और आपको मैं एक बात बता दूं कि इफ्तिखार चौधरी जब चीफ़ जस्टिस थे तो डायरेक्ट चीफ़ जस्टिस बनाया गया था बलूचिस्तान हाई कोर्ट का। वो जज नहीं थे, काज़ी फ़ाज़ीसा साहब जज नहीं थे बलूचिस्तान हाई कोर्ट के, और उनको डायरेक्ट चीफ़ जस्टिस बलूचिस्तान हाई कोर्ट इफ्तिखार चौधरी के दौर में बनाया गया था, और फिर वो वहाँ से सुप्रीम कोर्ट तशरीफ़ लाए। अच्छा, अब बात चल रही थी कि जी जो 3 नवंबर की एक 2007 में इमरजेंसी नाफिज की थी, जिसमें जजेस को हटाया था, जिसमें इफ्तिखार चौधरी वगैरह, और फिर वकला तहरीक शुरू हुई थी। तो 3 नवंबर को इमरजेंसी लगाई, जजेस को हटाया गया। उस पर तो आपने अतर मिनल्ला साहब ने कहा कि उसके ऊपर तो एक ट्रायल कर दिया, खसूसी अदालत बना दी और उसने कार्रवाई कर दी। लेकिन जो 12 अक्टूबर 1999 में मार्शल लॉ लगाया, और उसके बाद उसी इफ्तिखार चौधरी और उनके जजेज़ ने PCO के तहत हलफ उठाए, और फिर उन्होंने उस मार्शल लॉ को कानूनी कहा, और बाकायदा तौर पर फिर इंतखाबात हुए और मुशर्रफ सदर बन के बैठे रहे। तो जो 12 अक्टूबर का अक़दाम जिन जजेज़ ने उसको आइनी करार दिया था या उसको लीगलाइज़ किया था, अगर आप उन जजेस के ख़िलाफ़ कार्रवाई नहीं करते और सिर्फ आप 7 नवंबर 2007 में जजेस को हटाने के अमल पर एक शख्स के ख़िलाफ़ कार्रवाई कर रहे हैं, तो इससे फिर ये तासुर जाएगा कि ये तो भाई आप पिक एंड चूज़ कर रहे हैं। ये आप जो पहला मार्शल लॉ है या इमरजेंसी नाफिज करना है, उसको आप जायज़ करार दे रहे हैं, दूसरी नाजायज़। तो फिर तो आप उन जजेस के ख़िलाफ़ भी कार्रवाई करें जिन्होंने 12 अक्टूबर 1999, अब वो इफ्तिखार चौधरी था, वो इफ्तिखार चौधरी जिसने डायरेक्ट चीफ़ जस्टिस बलूचिस्तान हाई कोर्ट तैनात किया। अच्छा, ये बेसिकली जो कंट्रोवर्सी थी, और इसको बोन ऑफ कंटेंशन कह सकते हैं, जो यहाँ से टकराव शुरू हुआ। अब मैं आपको उस समात में तीन मौक़े ऐसे हैं जब अतर मिनल्ला साहब ने अपना कानूनी और आइनी हक़ इस्तेमाल करते हुए गुफ्तगू की या टोका। चीफ़ जस्टिस की सरबराही में जब ये सारा मामला हुआ
तो 28 नवंबर को परवेज़ मुशर्रफ केस की समाअत हुई थी और उसमें सिंध हाई कोर्ट बार के वकील रशीद रिजवी के दलाल के दौरान अतर मिनल्ला के ऑब्जर्वेशन से जस्टिस अतर मिनल्ला ने चीफ जस्टिस की ऑब्जर्वेशन से चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला ने इख्तलाफ किया था 28 नवंबर को। ये 28 नवंबर को आखिरी समाअत थी और फिर 21 जनवरी की उसमें तारीख हुई, जिसको रोज़ाना की बुनियाद पर चलाने की कोशिश की जा रही थी। फिर उसको कैसे आगे मामला लेकर गए। जस्टिस अतर मिनल्ला साहब की उन ऑब्जर्वेशन का चीफ जस्टिस ने जवाब दिया कि पहले अतर मिनल्ला साहब ने कहा कि जनाबे वाला जो आप जिस तरीके से आइन और कानून की बात कर रहे हैं, मेरा इसके हवाले से ऑब्जर्वेशंस हैं। चीफ जस्टिस ने परवेज़ मुशर्रफ मरहूम के 3 नवंबर 2007 के एमरजेंसी के निफाज के इक़दाम पर सख्त ऑब्जर्वेशन दे रहे थे तो अतर मिनल्ला साहब बोल पड़े। उन्होंने कहा कि फिर इसी मुशर्रफ ने 12 अक्टूबर 1999 को भी आइन तोड़ा, असम्बलियाँ तोड़ी। मुशर्रफ मार्शल लॉ को कानूनी कहने वाले जजों का भी ट्रायल होना चाहिए। कार्रवाई सिर्फ 3 नवंबर के या 7 नवंबर के इक़दाम पर नहीं होनी चाहिए। तो अगर तो सिर्फ नवंबर 2007 को सिर्फ जजों पर हमला होने पर कार्रवाई होगी तो फिर ट्रायल पर सवाल उठेगा। अतर मिनल्ला साहब कह रहे हैं कि अगर इस नवंबर 2007 में जजेस पर हमला की ही अगर कार्रवाई होगी तो फिर ट्रायल पर सवाल उठेगा। जजों पर हमला असम्बलियाँ तोड़ने, आइन मुअत्तल करने से ज़्यादा क्या जजेस पर हमला आइन तोड़ने और असम्बलियाँ तोड़ने से ज़्यादा संगीन मामला था? रशीद रिजवी साहब, हमें सच बोलना चाहिए। अतर मिनल्ला साहब ये बात कह रहे हैं कि उधर आइन तोड़ा, असम्बलियाँ तोड़ी, उस पर तो जजेस ने कह दिया ये कानूनी मार्शल लॉ है। फिर जब उन्हीं जजेस को हटाया या उन पर हमला किया तो फिर आपने आर्टिकल 6 की कार्रवाई कर दी। तो क्या जजेस को हटाना या जजेस पर हमला आइन और असम्बलियाँ तोड़ने से ज़्यादा संगीन था? रशीद रिजवी साहब, हमें सच बोलना चाहिए, ये अतर मिनल्ला साहब ने कहा। जस्टिस अतर मिनल्ला साहब की इन ऑब्जर्वेशंस पर चीफ जस्टिस काजी फैज़ल साहब ने जवाब दिया। कहते हैं जी कि जो माजी में हो चुका उसे मैं ख़त्म नहीं कर सकता। साउथ अफ्रीका में सबको क्या सज़ा ही दी गई थी? हमें अगर कौम बनना है तो माजी को देखकर मुस्तकबिल को ठीक करना है। सज़ा और जज़ा ऊपर भी हो जाएगी। जब बात अक्टूबर की आई तो उसको सज़ा जज़ा को ऊपर तक छोड़ दिया। जब बात नवंबर 2007 की है तो भाई यहीं पे उनको मर गया है, उसके बावजूद आपने अपील को चलाना है। जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने उनकी इस ऑब्जर्वेशन पर काजी फैज़ल की इस ऑब्जर्वेशन पर जवाब में कहा, तारीख फिर ये है कि जब कोई मजबूत होता है उसके ख़िलाफ़ कोई नहीं बोलता। जब ताकतवर कमज़ोर पड़ जाता है उसके बाद आसमा जिलानी वाले फ़ैसले भी आ जाते हैं। अतर मिनल्ला साहब ये बताना चाहते हैं कि माजी में जब भी मार्शल लॉ या कोई ताकतवर होता था, फौजी डिक्टेटर, उस वक्त तो अदालतें उनको उनके सामने राम राम करती थीं। जब वो चले जाते थे या कमज़ोर हो जाते थे उस वक्त फिर फैसले आ जाते थे जी कि ये आइन की खिलाफ वर्जी हुई और फ़लाँ फ़लाँ। अब वो बेसिकली ये कहना चाहते थे कि मौजूदा हालात में तो कुछ कार्रवाई होनी नहीं है और जब कोई कमज़ोर पड़ जाएगा उसके बाद हम बातें करेंगे, उसका फ़ायदा क्या है? अतर मिनल्ला ने कहा कि तारीख पर यह है कि जब कोई मजबूत होता है उसके ख़िलाफ़ कोई नहीं बोलता। जब ताकतवर कमज़ोर पड़ जाता है उसके बाद आसमा जिलानी वाला फ़ैसला आ जाता है। वो आसमा जिलानी वाला जो केस था उसकी बात की जा रही है। अच्छा, चीफ जस्टिस समाअत के दौरान जब लाहौर हाई कोर्ट फैसले के ख़िलाफ़ अपील पर हामिद खान ने दलाइल शुरू किए तो एक मरतबा फिर चीफ जस्टिस और जस्टिस काजी फजीसा और की ऑब्जर्वेशन में इख्तलाफ सामने आया। जस्टिस अतर मिनल्ला और चीफ जस्टिस की ऑब्जर्वेशन में चीफ जस्टिस ने हामिद खान से कहा कि जब परवेज़ मुशर्रफ के फांसी की सज़ा की खसूसी अदालत के फ़ैसले के ख़िलाफ़ लाहौर हाई कोर्ट में कार्रवाई जारी थी तो वफाक ने भी कार्रवाई पर एतराज़ नहीं किया। उस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी। हामिद खान साहब ने कहा कि अब आप हमको शर्मिंदा नहीं करना चाहते। हामिद खान साहब, आप अपने घर से ही हुई गलत बात को गलत कहने के लिए खड़े हैं। काजी फजीसा ने हामिद खान को कहा कि हम आपको गलत शर्मिंदा नहीं कह रहे, आप अपने घर से हुई गलत बात को गलत कहने के लिए खड़े हैं। उस पर अतर मिनल्ला साहब ने कहा कि हामिद खान साहब, परवेज़ मुशर्रफ के ख़िलाफ़ संगीन गद्दारी का केस शुरू हुआ तो उस वक्त नून लीग की हुकूमत थी। उस वक्त नून लीग की हुकूमत थी जो कार्रवाई नहीं चाहती थी। इस अदालत ने हुकूमत को कार्रवाई की तरफ मायल किया। इसके बावजूद उन्होंने नून लीग की नवाज़ हुकूमत ने 12 अक्टूबर को कार्रवाई का हिस्सा नहीं बनाया। जब चीफ जस्टिस PTI की हुकूमत पर 2019 में खसूसी अदालत में जो केस चल रहा था लाहौर हाई कोर्ट में खसूसी अदालत के ख़िलाफ़, और उस वक्त PTI की हुकूमत थी जिन्होंने खसूसी अदालत की मुखालफत की थी, उस पर एतराज़ किया चीफ जस्टिस ने और हामिद खान साहब को शर्म दिलवाने की बात की। तो उस पर फिर अतर मिनल्ला बोले कि जब 2014 में खसूसी अदालत बनी थी उस वक्त मुस्लिम लीग नून की अपनी हुकूमत थी
थी। मुस्लिम लीग नून की हुकूमत नहीं करना चाहती थी ट्रायल, उनको सुप्रीम कोर्ट ने ट्रायल करने का कहा और फिर उन्होंने डंडी ये मारी, बदनीयती ये दिखाई कि 7 नवंबर के इक़दामात पर तो उन्होंने आर्टिकल 6 की कार्रवाई शुरू कर दी, जो उनके अपने खिलाफ 12 अक्टूबर 1999 में हुआ था उसको फिर छोड़ दिया, उन्होंने फिर उसके ऊपर कार्रवाई नहीं की। तो नून लीग ने कौन सा जंगा काम किया अगर PTI ने नहीं किया? इस पर अतर मिनल्ला साहब बोल पड़े। उसके बाद जो है वो जो इंतखाबात केस था, उससे पहले जो 23 नवंबर को अतर मिनल्ला ने इंतखाबात केस में जो अपना इजाफी नोट दिया था, उसमें इंतखाबात के इल्तवा के ज़िम्मेदारान का तयन किया, निगरान हुकूमत की आइनी हैसियत पर सवाल उठाया और कहा मुल्क में इस वक्त आइन मुअत्तल होने के बराबर है, इंतखाबात में लेवल प्लेइंग फील्ड की बात की थी। अपने इजाफी नोट में जस्टिस अतर मिनल्ला ने जस्टिस AR कार्नीलियस, जस्टिस दुराब पटेल और दीगर ऐसे जजेस जिन्हें चीफ जस्टिस काजी फैज़ी साहब अपना आइडियल समझते हैं, उन्हें भी गैर आइनी इक़दामात पर तनकीद का निशाना बनाया था। और 28 नवंबर को अतर मिनल्ला के इजाफी नोट और मुशर्रफ केस के ऑब्जर्वेशन में चीफ जस्टिस से इख्तलाफ को देखते हुए हमारे एक दोस्त हैं सहाफ़ी सुहेल राशिद, उन्होंने इस नतीजे पर पहुँचे थे कि अब शायद चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा अहम मुकदमात की समाअत के बेंचेस में अतर मिनल्ला को शामिल न करें, और फिर वही हुआ। अब काजी फैज़ ईसा साहब ने पहला बेंच बनाया, जो बेंच सदारती रेफरेंस भुट्टो केस में सदारती रेफरेंस की समाअत करने जा रहा है, उसमें काजी फैज़ ईसा साहब उसको हेड कर रहे हैं। जस्टिस सरदार तारिक मसूद, जस्टिस मंसूर अली शाह, याह्या अफरीदी, अमीनुद्दीन खान, जमाल मंदोखेल, मोहम्मद अली मजहर, सैयद हसन अली अज़हर रिजवी और मुसरत हिलाली, ये 9 रुकनी बेंच है। अतर मिनल्ला इस अहम बेंच में भी शामिल नहीं हैं। उसके बाद एक 5 रुकनी बेंच बनाया, जिसने जो साबिक चीफ जस्टिस हैं सिद्दीकी, शौकत अजीज़ सिद्दीकी, उनके केस को सुनना है। काजी फैज़ ईसा उसको हेड कर रहे हैं। अमीनुद्दीन खान, जमाल मंदोखेल, हसन अज़हर रिजवी और इरफान सादत खान है। अतर मिनल्ला उस बेंच में भी नहीं है। फिर एक बेंच बनाया जाता है 6 रुकनी बेंच, जो आर्मी अदालतों के ख़िलाफ़, उसमें सरदार तारिक मसूद उसकी सरबराही करते हैं और अमीनुद्दीन खान, मोहम्मद अली मजहर, सैयद हसन अज़हर रिजवी, मुसरत हिलाली और इरफान सादत खान, ये उस बेंच में होते हैं। इस बेंच में फिर अतर मिनल्ला साहब को शामिल नहीं किया जाता। और चौथा बेंच वो बनाते हैं जो इस हफ्ते अगले हफ्ते समाअत करने जा रहा है, वो है मज़ाहिर नकवी की जो दरख्वास्तें हैं, जस्टिस मज़ाहिर नकवी की दरख्वास्तों पर समाअत करने वाला 3 रुकनी बेंच है। उसमें अमीनुद्दीन खान है, मंदोखेल, जस्टिस जमाल मंदोखेल हैं और जस्टिस मुसरत हिलाली हैं। फिर अतर मिनल्ला साहब इस अहम बेंच में भी शामिल नहीं हैं। जो उनका कसूर क्या है, जो सहाफ़ी बताते हैं, उनका कसूर सिर्फ ये है जी कि उन्होंने वो सामने खड़े हो गए और वो बोल पड़े, और फिर आपको पता है कि उनका ख़ास तरीक़ाकार होता है और वो बोलते हैं, उन्होंने फिर बोला और बोल के दिखाया, और फिर इस वजह से ये सारा मामला हुआ और उनको अहम बेंचों में शामिल नहीं किया जा रहा, जिस पर जो सुप्रीम कोर्ट कवर करने वाले सहाफ़ी हैं वो भी तशवीश का इजहार कर रहे हैं। अल्लाह पाक पाकिस्तान का हामी और नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।